हेलो स्टूडेंट्स। भारत में समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्रियों द्वारा यात्राएं की गई और उन विदेशी यात्रियों में से चीनी जो यात्री थे वो मुख्य कहे जा सकते हैं। चीनी यात्रियों की भी अगर हम बात करें तो उनमें से मुख्य रूप से फायान और हिनसांग का नाम लिया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम हिनसांग के यात्रा विवरण के बारे में ही चर्चा करेंगे। हिनसांग के समय उत्तरी भारत का जो शासक था वो हर्षवर्धन था। तो मुख्य रूप से हिनसांग के यात्रा विवरण में हमें हर्षकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और तत्कालीन भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हिनसांग का जन्म चीन के चीनल्यू नामक शहर में 600 ईस्वी में हुआ और उसका जो बड़ा भाई था वो बौद्ध भिक्षु बन गया था और यही कारण रहा कि वह भी बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। इसी प्रक्रिया में वो भी 620 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु बन गया। 629 ईस्वी में वो भारत आया और हिनसांग की जो भारत यात्रा थी उसके 3 उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला ये कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहता था। दूसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना चाहता था और तीसरा, बौद्ध धर्म के साहित्य की पांडुलिपियों को वो चीन ले जाना चाहता था। हिनसांग तुर्फान, कूचा, ताशकंद, समरकंद, काबुल और पेशावर होता हुआ भारत आया। भारत में उसने मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कपिलवस्तु, कुशीनगर, गया और बनारस की यात्रा की और उसके बाद वो तत्कालीन जो प्रसिद्ध विद्या केंद्र था नालंदा वहाँ पर पहुँचा और वो यहाँ पर बहुत सारे वर्षों तक रहा और 644 ईस्वी में वो हर्ष की प्रयाग सभा में भी शामिल हुआ। उसके बाद वो अपने स्वदेश लौट गया, लेकिन जब वो अपने देश गया तो अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां और महात्मा बुद्ध के 150 अस्थि अवशेष ले गया और 645 ईस्वी में वो चीन पहुंचा। चीनी सम्राट हिनसांग से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसी के कहने पर हिनसांग द्वारा अपनी भारत यात्रा के विवरण को लिपिबद्ध किया गया और हिनसांग का यात्रा विवरण है वो सियुकी नामक ग्रंथ के रूप में माना जाता है और यह तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रमाणिक दस्तावेज कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की। तो हिनसांग के विवरण से हमें यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और इसके विवरण के अनुसार यहाँ का जो राजा था हर्षवर्धन वो वैश्य जाति का था और उसने पंच भारत पर अपनी विजय हासिल की थी। उसके पास विशाल सैन्य शक्ति थी जिसमें 1 लाख घुड़सवार सेना और 60,000 हस्ती सेना थी। राजा की जो दिनचर्या थी वो बहुत ही व्यस्त थी। हालांकि वो अपने शासन कार्य में अनेक पदाधिकारियों की सहायता भी लिया करता था और राजा स्वयं राज्य के विभिन्न भागों के दौरे करके वहाँ की समस्याओं से रूबरू होता था और उनका समाधान भी किया करता था। हर्ष ने गंगा किनारे बहुत सारे स्तूपों को निर्मित करवाया था और उसने जो अपना राजकोष था उसे 4 भागों में विभक्त कर रखा था, जिनमें से पहला जो भाग था वो धार्मिक कार्यों पर, दूसरा भाग पदाधिकारियों के वेतन आदि पर, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने के लिए और चौथा भाग दान पुण्य में खर्च किया जाता था। हिनसांग के अनुसार राजा हर्ष ने अपने दिन का समय भी 3 भागों में विभाजित कर रखा था। एक भाग शासन संबंधी कार्य करने के लिए और शेष 2 भाग धार्मिक कार्यों में व्यतीत करने के लिए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जो राजा था वो सदाचारी था और वो धार्मिक कार्यों में अधिक भाग लिया करता था। तत्कालीन जो दंड व्यवस्था थी वो उदार थी, लेकिन कभी कभी अंग भंग करने की सजा भी दी जाती थी। राजद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास दिया जाता था और छोटे अपराधों के लिए आर्थिक दंड की व्यवस्था थी। प्रशासन का जो संचालन था वो ईमानदारी से होता था और यही वजह थी कि जो लोग थे वो आपस में सद्भावनापूर्ण रहा करते थे। प्रांतीय और ग्रामीण शासन में स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता था और इससे जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसमें स्थानीय शासन का स्वरूप जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की तरह ही निर्मित हो जाता था। ग्राम शासन वहाँ के मुखिया महत्तर की सलाह से संचालित हुआ करता था।
अब हम बात करते हैं तत्कालीन सामाजिक स्थिति की। तो हिंसांग के यात्रा विवरण से हमें ये पता चलता है कि देश में उस समय 4 जातियाँ थी और अनेक मिश्रित जातियाँ भी थी, और जो 4 जातियाँ थी उसमें पहली जाति ब्राह्मण थी। और ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जो लोग थे वो सदाचारी और धर्मनिष्ठ थे, और वे वेदों का अध्ययन किया करते थे। उन्हें यज्ञ, पूजा और गूढ़ शास्त्रों का भी ज्ञान रहता था, और वे अपनी शुद्धता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। और सामान्यतः वो लोग श्वेत वस्त्र को ही धारण करते थे। दूसरी जाति हिंसांग द्वारा क्षत्रिय बताई गई है, और वो कहता है कि जो क्षत्रिय जाति है वो वर्षों से शासन से जुड़े हुए हैं। क्षत्रिय जाति के लोग सबसे साहसी और वीर होते हैं। वीर पुरुषों में से सैनिक बनते हैं, और जो सैनिक का व्यवसाय था वो पैतृक होता था। शांति काल में वे राजप्रसाद के निकट रहते हैं और युद्ध के अवसर पर राजा की रक्षा करते हुए चलते हैं। तीसरी जाति हिंसांग द्वारा वैश्यों की बताई गई है, और उसने ये कहा है कि इस जाति के लोग देश विदेश में व्यापार किया करते हैं। चौथी जाति उसने शूद्रों की बताई है, और ये लोग सामान्यतः कृषि कर्म से अपनी आजीविका चलाया करते हैं। यहाँ के नगरों के जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े उसने बताए हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। सड़क के दोनों ओर मकान और दुकान हैं। बूचड़, मछुआ, चांडाल, मदारी और भंगी नगर के बाहरी भागों में रहा करते हैं। हिंसांग ने अपनी यात्रा विवरण में ये बताया है कि साधारणतः जो सभी लोग हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ऊपर तथा नीचे के वस्त्र बिना सिले होते हैं। ये रेशम, ऊन और सूत के बने हुआ करते थे। लोग सिर टोपी से ढकते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हिंसांग ने अपने विवरण में भारतीय लोगों की बहुत ही प्रशंसा की है, और उसने कहा है कि भारतवासी सत्यनिष्ठ और चरित्रवान हैं। वे ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते हैं, और उनका जो व्यवहार है वो मधुर और नम्र होता है। उसने ये बताया है कि देश में अपराध और अपराधियों की संख्या बहुत कम है। क्षत्रिय लोग अंगूर और गन्ने से तैयार की हुई मदिरा पीते हैं, और वैश्य तेज मदिरा पीते हैं। ब्राह्मण मदिरा का सेवन नहीं करते, और भोजन में रोटी, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, चीनी और सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। और प्याज और लहसुन भी बहुत कम लोग खाते हैं, और जो खाते हैं वो नगर के बाहरी भाग में निवास किया करते हैं। हिंसांग ने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन धार्मिक स्थिति का भी अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है, और हिंसांग का ये मानना है कि इस समय हिंदू धर्म विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ था। कुछ मोर पंख धारण करते थे, कुछ मुंडमाल द्वारा अपने को अलंकृत करते थे, और कुछ नग्न रहा करते थे। कुछ शरीर को घास फूस से ढके रहते थे, कुछ बालों को उखाड़ते और मूँछों को मुंडवाते थे, कुछ सिर के बालों की जटा बनाते थे, और कुछ सिर पर वृत्ताकार चोटी धारण किया करते थे। तो इसमें लगभग सभी हिंदू संप्रदाय हमें नज़र आते हैं, और हिंदू धर्म में जो शैव धर्म था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। थानेश्वर के सभी घरों में उस समय शिव पूजा हुआ करती थी, और स्वयं जो राजा हर्ष था वो भी शिव की पूजा करते थे। भास्कर वर्मा और शशांक भी शैव थे। हिंसांग ने वाराणसी में शिव की 100 फुट ऊंची शिव की मूर्ति देखी थी, और यह शैव धर्म का केंद्र था। उज्जैन में भी महाकाल का भव्य मंदिर था, और शिव धर्म के कापालिक संप्रदाय के लोग गुफाओं में रहा करते थे। गले में हड्डियों की माला धारण करते थे, और अनेक प्रकार की विचित्र क्रियाएं भी वो लोग करते थे। शिव पूजा के साथ साथ उस समय शाक्त पूजा का भी प्रचलन था, और यह शक्ति की देवी शिव पत्नी की पूजा किया करते थे, जिसे चंडिका और दुर्गा कहा जाता था। शक्ति की पूजा अर्चना में उस समय बलि भी दी जाती थी। भारत में विष्णु की पूजा का भी प्रचलन था, और श्री कृष्ण की पूजा की भी प्रतिष्ठा थी। हिंसांग द्वारा लिखा गया है कि हर्ष अंत समय तक महात्मा बुद्ध भगवान शिव और भगवान सूर्य की पूजा करता रहा था। मूल स्थान के सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। हर्ष का जो काल है वो बौद्ध धर्म के लिए पतन का काल कहा जा सकता था, और हिंसांग लिखता है कि जो स्थान इससे पहले बौद्ध
धर्म से संबंधित था वह उजड़ा हुआ उसे मिला। हिंसांग ने कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, पाटलिपुत्र आदि के प्राचीन विहारों की दयनीय स्थिति का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में किया है। इस समय बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय थे जिनमें महायान का प्रभाव अधिक था। नालंदा विश्वविद्यालय में भी महायानी का प्रभाव अधिक था। नालंदा विश्वविद्यालय में भी महायानी धर्म दर्शन की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था और इस अवनत अवस्था में हिंसांग ने 5000 बौद्ध विहारों को देखा था। इनमें नगरधन का विहार, कान्यकुब्ज का भद्र विहार, गया का महाबोधि विहार, वैशाली का श्वेतपुर विहार विशेष प्रसिद्ध कहे जा सकते थे। हिंसांग ने बाल उखाड़ने वाले संप्रदाय का उल्लेख भी अपने यात्रा विवरण में किया है और संभवतः वे जैन भिक्षु थे। उसने जैन धर्म के अंतर्गत श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों की प्रशंसा की है और लिखा है कि ये लोग दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं। सामान्य जन के लिए दान पुण्य का अधिक महत्व दिखाई देता है। गंगा में स्नान करने से पापों की समाप्ति हो जाती है और प्रयाग के संगम स्थल पर स्नान का तो और भी अधिक महत्व उसने बताया है। हिंसांग के विवरण से हमें तत्कालीन आर्थिक स्थिति की अनेक विशेषताएं ज्ञात होती हैं और जो हिंसांग था वो हर्षकालीन भारत की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट था। उसने लिखा है कि स्वर्ण और रजत निर्मित सिक्कों का प्रचलन था, लेकिन सामान्य जन लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया करता था। कृषि में उत्पादन बहुत अधिक होता था और कश्मीर व जालंधर में फलों का उत्पादन बहुतायत से हुआ करता था। थानेश्वर में बहुत सारे उसने देव मंदिर बताए थे और वहाँ के जो निवासी हैं वो धनी और विलासी थे। कन्नौज नगर और भी अधिक समृद्ध उसने बताया है और यहाँ के जो निवासी थे वो चमकीले और बहुमूल्य वस्त्र परिधान धारण किया करते थे और ऊंची ऊंची मीनारों युक्त भवनों में वो लोग निवास करते थे। नगर में उस समय बहुत सारे उद्यान और तालाब थे और यहाँ के निवासी सदाचारी और विनम्र थे। दूर दूर तक धर्म चर्चा करने जाते थे। तो इसी प्रकार हिंसांग ने अयोध्या और प्रयाग की भूमि, नगर और वहाँ के नगरवासियों की प्रशंसा की है और इस काल में कुछ नगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए, कुछ अपने अतीत का गौरव समाप्त करते हुए भी नजर आते हैं। जैसे जो कान्यकुब्ज था उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी और पाटलिपुत्र अब अपना वैभव धीरे धीरे खोता जा रहा था। तो इस प्रकार हिंसांग के विवरण से तत्कालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। हालांकि चीनी यात्री हिंसांग का जो वर्णन है वो धार्मिकता का पुट लिए हुए है और अतिरंजित भी कहा जा सकता है। तथापि 7वीं शताब्दी के भारतीय जीवन की जानकारी का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है।